हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हम 5वें अध्याय को पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अभी तक जल संसाधन और वन संसाधन के बारे में जान लिया था। जो हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं एवं उनके संरक्षण के बारे में, तो उसमें हमने वन संसाधन और जल संसाधन के बारे में जान लिया था। और आज हमें पढ़ना था मृदा संसाधन के बारे में, ठीक है, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हमें जानना था। तो चलिए हम पढ़ते हैं मृदा संसाधन के बारे में, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। और जो भी मित्र अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के मित्रों को बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें और आसानी से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को पास कर सकें, जो कि संभवतः हो सके अब अप्रैल लास्ट में नहीं, मई वाले महीने में हो सके आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, हम जानते हैं मृदा संसाधन क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे हमने वन संसाधन के बारे में जाना था कि हमें वनों का बचाव करना चाहिए, जंगलों में आग लगने को रोकना चाहिए, पेड़ पौधों को अंधाधुंध कटाई पर रोकना चाहिए, जिसमें हमने जाना था कि चिपकू आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो वैसे ही फिर उसके बाद हमने जल संसाधन के बारे में जाना कि हमें बरसात के पानी का प्रयोग करना चाहिए, कारखानों के जो भी कारखानों से प्रदूषित जल आते हैं उनको प्योरीफाई करके प्रयोग में लाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। और अब हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर 1/4 भाग ही भूमि, देखिए ये ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पृथ्वी पर 1/4 भाग ही तथा केवल 2% भाग ही कृषि योग्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसका 1/4 भाग भूमि है और उसका केवल 2% भाग ही कृषि योग्य है, ठीक है। तो मतलब खेती करने लायक या फसल उगाने लायक या फिर नई नई चीज़ों का उत्पाद करने लायक केवल 2% भाग ही है जिस पे हम कृषि का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जिस पर विश्व की 3/4 आबादी खाद्य पदार्थों हैं तो निर्भर है। मतलब पूरे विश्व की 3/4 यानी 3/4 भाग, मतलब 4 में से 3 हिस्सा आबादी जो है वो खाद्य पदार्थों हेतु निर्भर रहती है इस 2% भाग पर कि यहाँ पे कृषि का कार्य होगा और फिर वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकेंगे। हर एक चीज़ का उत्पाद होने के बाद वो उसका प्रयोग करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकेंगे, वो इस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, इसके बाद है मृदा संसाधन का संरक्षण। मृदा संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है, मृदा की पीएच की जांच के बाद उपयुक्त फसल को बोया जाए। जैसे पीएच मान जो होता है उसका हमें अच्छे से जांच कर लेना चाहिए और फिर उस पर किस तरीके की फसल को आप उसका उपज कर सकते हैं उसके बारे में पहले जान लेना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे उस फसल को उपजाऊ का बनाना चाहिए, उस फसल का बीज बोना चाहिए ताकि आपको आसानी से फसल प्राप्त हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है, कृषि भूमि के आसपास प्रदूषणजनक उद्योगों को स्थापित न किया जाए। मतलब ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो जहाँ पे आप कृषि करते हैं, जहाँ पे आप खेती करने का कार्य करते हैं, वहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा इंडस्ट्री या उद्योग ना हो, जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, उसका स्थापना न किया जाए जो प्रदूषण फैलाता हो, जिससे उसके आसपास की चीज़ें प्रदूषित होती हों। वैसे चीज़ों से बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को रोक करना चाहिए कि कोई भी कृषि जहाँ पे आप खेती का कार्य करते हैं उसके आसपास कोई भी ऐसा उद्योग न खोला जाए जिससे प्रदूषण फैले, ठीक है। तीसरा क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, रासायनिक खादों व कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग किया जाए। मतलब जो भी रासायनिक खाद है जिसका प्रयोग हम करते हैं फसल की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं जो फसलों में जो कई तरह के रोग या कई तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उनको दूर करने के लिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका हमें उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए या उनका न्यूनतम प्रयोग किया जाए जिससे फसलों के ऊपर प्रभाव ना हो और फसल ऐसे ना हो कि जिसका हम अगर प्रयोग करते हैं उसको खाने में यूज करते हैं तो वो बीमारी उत्पन्न करे। ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो जो भी रासायनिक खाद हैं या कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं खेतों में कृषि के समय, तो
उसका हमें न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। तो ये है मृदा संसाधन का संरक्षण। ये जो 3 ऑप्शन है, जिस 3 पॉइंट आपको हमने बताया, इसके आधार पर आप मृदा का संसाधन कर सकते हैं, उसको अच्छे से उसका ध्यान रख सकते हैं, अपने प्रयोग के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रदूषण होने से बचा सकते हैं, उसके पीएच मान की जांच कर सकते हैं और उसमें जितना ज़रूरी हो उतना ही कीटनाशक या रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा है अगला है मिनरल रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं खनिज संसाधन। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है, मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है, खनिज संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, खनिज भूमि संसाधन का एक हिस्सा है। भूमि संसाधन की उपयोगिता में उर्वरा से कम महत्व तो खनिज का नहीं है। ठीक है, तो ये जो खनिज है एक तरीके का ये भूमि संसाधन का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और भूमि की जो संसाधन की उपयोगिता है वो उर्वरा से कहीं कम नहीं है, उसको भी, खनिज को भी उर्वरा शक्ति के बराबर ही माना गया। और इसमें देखिए जो खनिज संसाधन है, इसमें झारखंड राज्य खनिज संसाधन में सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ ले खनिज संसाधन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, तो आप उसको बता सकें कि झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम कैसे, खनिज संसाधन के क्या प्रकार हो सकते हैं उसके बारे में जान रहा है, मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे है खनिज संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें है पहला धात्विक खनिज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। अब यह क्या होता है कि धात्विक प्रकार के खनिजों में धातु होता है, इसमें आपको धातु अधिक प्राप्त मात्रा में मिलेगी, जैसे कि लौह अयस्क मतलब लोहे के कुछ पार्ट मिलेंगे, फिर तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल, इन सब की उपस्थिति धात्विक खनिज में पाई जाती है। यह लौह युक्त खनिजों के प्रमुख उदाहरण है। यह क्या है, लौह युक्त खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे कि आप जो धात्विक प्रकार के खनिज हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें हमें जैसे कि आयरन प्राप्त होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, निकिल हो गया, ये सब धात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके आगे देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है जो टाइप्स ऑफ मिनरल है। एक तो हो गया धात्विक खनिज। अगर आपसे पूछे कि धात्विक खनिज क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि धात्विक प्रकार के खनिजों में धातु होता है, इसमें धातु की उपस्थिति होती है, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, निकिल हो गया। ठीक है, यह लौह युक्त खनिज के, ये जो लौह अयस्क है, तांबा हो गया, ये सब खनिज के प्रमुख उदाहरण है धात्विक खनिज के। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा देखिए आपका है, दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक है, अब अधात्विक खनिज के बारे में हम जानते हैं यह क्या होता है। इन खनिजों में धातु नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा कि धात्विक खनिज जो है उनमें धातु पाया जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें धातु नहीं पाया जाता है इन खनिजों में। ठीक है, अधात्विक खनिज में। अब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। जो चूना पत्थर आप देखते हैं वो क्या है, इसमें आपको लौह मात्रा नहीं प्राप्त होगी, जैसे कि इसमें धातु नहीं प्राप्त होगा, तो ये हो गया अधात्विक खनिज का उदाहरण। ऐसे ही जिप्सम है, डेलोमाइट है, इसी तरीके का ये उदाहरण है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि खनिज संसाधन क्या है, तो आप उसको बता दीजिएगा। उसमें ये पूछ सकता है कि इसमें प्रथम राज्य कौन सा था पहले नंबर पर जो खनिज संसाधन का प्रयोग में, तो आप बता सकते हैं झारखंड। फिर कितने प्रकार के होता है, तो धात्विक, अधात्विक। धात्विक क्या होता है, उसमें धातु पाई जाती है, और अधात्विक में धातु नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एकदम विशेष रूप से पढ़िएगा और इसके बारे में आप अच्छे से जानिएगा। ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे, तो आप इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्या है, विशिष्ट प्रकार के प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजनाएं, जो विशेष संरक्षण योजनाएं बनाई गई थी कई तरह की प्रजातियों के लिए, तो वो कब बनाई गई थी, किस वर्ष बनाई गई थी, ये चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ देता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वन जीवों के नाम कौन कौन से, उनके नाम के बारे में जानते हैं, और फिर उनका प्रारंभ वर्ष वो कब शुरू हुआ था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो वन जीवों के नाम के बारे में जानते हैं। जैसे विशिष्ट प्रकार के प्रजातियों के बारे में जब हम जान रहे हैं कि उनकी विशेष संरक्षण योजनाएं कब बनाई गई थी, कैसे बनाई, किस डेट में बनाई गई थी, ये हमसे पूछता है हमेशा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्या है। देखिए हंगुल मृग, इसको कब इसका प्रारंभ हुआ था, 1970 में। ठीक है,
जो इनकी हंगुल मृग के लिए, जो मृग मतलब आप जानते होंगे मोर, इसके लिए जो हम लोग संरक्षण योजनाएं बनाए थे, ये कब बनाए थे? 1970 में। ठीक है। दूसरा शेर, शेर के लिए कब बनाया गया था? 1972 में। एक चीज़ ये भी आप देखिएगा कि ये सब जो भी लिखा है ये आपको एक क्रम में मिलेगा। जैसे 1970 से शुरू हुआ, ऐसा मैंने लिख रखा है कि आप उसको एकदम क्रम में याद रखेंगे कि 70 के बाद 72, 72 के बाद 74, फिर 81, 87, 87, 91। तो आप इसी को इसी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एक बार शेर का पूछा जा चुका है और एक बार हाथी का पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो देखिए हंगुल मृग का कब प्रारंभ वर्ष हुआ था इनके संरक्षण के लिए? 1970 में। ऐसे ही दूसरा है शेर, इसके लिए कब किया गया था? 1972 में। उसके बाद तीसरा है मगरमच्छ, मगरमच्छ के लिए कब प्रारंभ हुआ था? 1974 में। फिर चौथे पे आता है हिरन, इसके लिए प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ वर्ष है वो 1981 है। ऐसे ही पांचवा है गेंडा, इसका प्रारंभ वर्ष 1987। फिर छठा है हिमचीता, इसका प्रारंभ वर्ष हुआ था 1987 में। और आखिरी है 7वें नंबर पर हाथी, इसको सबसे अंत में कब इसके लिए संरक्षण का योजना कब लाई गई थी? वो थी 1991 में। तो ये जो 7 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपसे हमेशा पूछ सकता है। ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। हंगुल मृग 1970, शेर 1972, मगरमच्छ 1974, हिरन 1981, गेंडा 1987, हिमचीता 1987। और देखिए दो है वो इसका 1987 या 1987 है। कौन कौन सा है? गेंडा है और दूसरा हिमचीता है। और लास्ट जो आपका 7वां है वो कौन सा है? वो है हाथी, उसके बारे में 1991 में बनाया गया था। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद ये तो आपसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है। इसके बाद मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इतना पूछता नहीं है आपसे, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। जैसे ब्रह्मांड में जीवों की विलुप्तता के कारण, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। एग्जाम में भले ना पूछे, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो ब्रह्मांड में जीव के विलुप्त हो रहे हैं उसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है। तो एक तो आप देखिए यहाँ पे पहले नंबर पर मैंने आप लोगों के लिख रखा प्राकृतिक कारण। ठीक है। एक ऐसा हो सकता है जो नेचुरल रीजन हो, प्राकृतिक कारण रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? जो मानव निर्मित रीजन हो। ठीक है। जीवों की विलुप्तता क्यों हो रही है? आप जान रहे हैं शेर कम पाए जा रहे हैं, चीता कम पाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह हो सकता है? प्राकृतिक रीजन भी हो सकता है, एक प्राकृतिक रीजन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित रीजन। अब प्राकृतिक रीजन में आप जानते हैं कोई आपदा आ गई तो जिससे जैसे बाढ़, सूखा, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि किसी चीज़ का नुकसान हो जाए। ठीक है। अब मानव निर्मित में कैसा होगा? जैसे लोग पेड़ों को काट रहे हैं ना आज के टाइम में, क्यों काट रहे हैं? वो घर बनाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो उनकी विलुप्तता तो बढ़ जाएगी। तो यही है कि एक प्राकृतिक कारण हो सकता है इसका और एक मानव निर्मित कारण हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका जो 5वां अध्याय है वो अब यहाँ पे समाप्त हो गया। जो भी ज़रूरी चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपसे पूछ सकता है हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और आप इसको एक बार पढ़िए, जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट कीजिए। अगर वैसे तो आप उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और फिर भी अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके बाद जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो आपको आखिरी जो आगे इसके आगे चैप्टर है कार्बन यौगिक, उसके बारे में पढ़ा जाएगा हम लोग आगे की वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको कमेंट कीजिए। और ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।